चौधरी विकास पटेल साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। चौधरी विकास पटेल साहब जिंदाबाद 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 चौधरी विकास पटेल साहब जिंदाबाद 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 राष्ट्रीय गुरु घासीदास सतनाम क्रांति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बोल 85 जय बोल निवासी, 85 जय बोल निवासी, जय बोल निवासी। माननीय बाबा निर्माण साहब जिंदाबाद 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 विकास पटेल साहब जिंदाबाद 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 विकास पटेल साहब जिंदाबाद 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 विकास पटेल साहब जिंदाबाद 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 राष्ट्रीय गुरु घासीदास सतनाम क्रांति मोर्चा जिंदाबाद 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 राष्ट्रीय गुरु घासीदास सतनाम क्रांति मोर्चा जिंदाबाद 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 मूल्यवादी समाज जिंदाबाद 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 मूल्यवादी समाज जिंदाबाद 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 मूल्यवादी समाज जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जय बोल निवासी, जय बोल निवासी, जय बोल निवासी। भारत हमारा है, भारत देश हमारा है। सबका डीएनए एक समान। जय बोल निवासी, जय बोल निवासी। आज हम सबका सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। आप हमारे 85 मूल निवासियों का क्या पहचान, मूल निवासियों का क्या पहचान, इनका डीएनए एक समान, मूल निवासियों का क्या पहचान। इनका डीएनए एक समान। ओके, आइए बैठे हैं अपनी जगह पर। पहला राज्य अधिवेशन यहाँ पर आयोजित किया है। सर, जैसे हमको जानकारी है आप ओबीसी का नेतृत्व करते हैं और आज सतनाम क्रांति मोर्चा के कार्यक्रम में आए हुए हैं अध्यक्षता करने, इसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे का कारण ये है कि इस देश में जो ब्राह्मणवादी मनवादी व्यवस्था एक लंबे समय से काम कर रही है, उस व्यवस्था ने इस देश में कई टुकड़े बना करके रखे हुए हैं और वो सभी टुकड़े इस देश में शोषित हैं, उपेक्षित हैं, वंचित हैं। वो चाहे ओबीसी के लोग हो, एससी के लोग हो, एसटी के लोग हो, या अलग अलग जो धर्म और पंथ चले जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, उन सभी लोगों के खिलाफ में अन्याय और अत्याचार हो रहा है। इसलिए आज की ये आवश्यकता है कि सभी लोगों को एकजुट होकर के लड़ाई लड़ने की जरूरत है। तो इसके लिए हम लोग मिलजुल करके ये सारा प्रयास कर रहे हैं। सर, अभी आगे और कोई कार्यक्रम करने जा रहे हैं सतनाम क्रांति मोर्चा के? सतनाम क्रांति मोर्चा के कार्यक्रम अभी तो ये राज्य अधिवेशन है, इसके अलावा अभी रूट लेवल पर ये सारी चीज़ें जा रही है। अब लोग जिले लेवल पर, तहसील लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर और ग्राम पंचायत और बूथ लेवल तक इस संगठन को कैडर बेस तरीके से स्थापित करना है। इसी प्रकार से ओबीसी का भी संगठन हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित कर रहे हैं और अन्य तमाम जो सामाजिक समूह हैं उनके संगठन भी स्थापित करने का काम कर रहे हैं, ताकि जो लड़ाने की साजिशें इस देश में आपस में हो रही हैं, जिनका शोषण हो रहा है, उन्हीं शोषित लोगों को ही आपस में लड़ाया जा रहा है। लड़ाई तो शोषित और शोषक के बीच में होनी चाहिए, लेकिन भारत में शोषित और शोषित को ही षड्यंत्र करके आपस में लड़ाया जा रहा है। तो इसको रोकना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए हम लोग तमाम शोषित समूहों का राष्ट्रीय स्तर का संगठन निर्माण कर रहे हैं और मिलजुल कर इस देश में मनवादी और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ में लड़ाई लड़ी है। सर, अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में सतनामी जो लोग हैं वो बड़े पैमाने पर आज प्रताड़ित हैं, तो इसको लेके आपके संगठन का कोई एक्शन प्लान है कि या इन लोगों के ऊपर जो प्रताड़ना हो रही है तो आप इसको लेके कोई आंदोलन करेंगे, सड़कों पर रहेंगे? अभी हम लोगों ने ये तय किया है कि ये जो तमाम मुद्दे हैं उन तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन करें। जहाँ सतनामी हैं वहाँ भी ये आंदोलन होगा और जहाँ सतनामी नहीं है वहाँ भी ये आंदोलन होगा। वहाँ इस आंदोलन के समर्थन में ओबीसी, एससी, एसटी के दूसरे लोग सड़कों पर उतरने का काम करेंगे और राष्ट्रीय स्तर पर ये आंदोलन किया जाएगा। क्योंकि जो सतनाम का मामला है ये कोई साधारण मामला नहीं है। गुरु घासीदास जी का जो मामला है कोई साधारण मामला नहीं है। ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो जाति और वर्ण के नाम पर इस देश के मूल निवासियों को, असल बासिंदों को जो गुलाम बना रही थी, उस व्यवस्था के खिलाफ एक क्रांति थी, एक विद्रोह था। और ब्राह्मणवादी तब भी उसके विरोध में थे और आज भी विरोध में है। इसलिए ब्राह्मणवादी ताकतें लगातार शोषण करने का काम कर रही हैं।
तो हम लोग एकजुट होकर के इसके खिलाफ में लड़ाई लड़ने का काम करें। सर, जो सतनाम क्रांति मोर्चा आपका संगठन है, इसके पीछे कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है? नहीं, हम लोग सामाजिक तौर पर लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, और जब हम लोग समझदार हो जाएंगे तो लोग, इस देश में दो विकल्प है, एक कांग्रेस और बीजेपी। जो मीडिया में दिखाया जाता है तो कांग्रेस भी ब्राह्मणों का है, बीजेपी भी ब्राह्मणों का है, तो कांग्रेस और बीजेपी से तो हमारी किसी समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। वो तो, उससे तो केवल हमारी समस्याएं बढ़ रही है। कांग्रेस हटाते बीजेपी लाते हैं तो समस्याएं और बढ़ जाती है, फिर बीजेपी से गुस्सा होते हैं, फिर कांग्रेस को लाते हैं, फिर और समस्या बढ़ जाती है, फिर कांग्रेस से गुस्सा होते हैं, फिर बीजेपी को लाते हैं, फिर और, वो तो केवल समस्याएं बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो देश में मूल्यवासी बहुजनों का विकल्प होना जरूरी है, तो उसके लिए आने वाले समय में कोशिश किया जाए। छत्तीसगढ़ में पहला कार्यक्रम है सर अधिवेशन। छत्तीसगढ़ में ये पहला राज्य अधिवेशन है। ईवीएम पे आपका क्या कहना है? ईवीएम पर सबको पता है, जग जाहिर है। अभी तो सर्वे आ गया कि बहुत बड़ी संख्या में लोग ईवीएम के खिलाफ में हैं। अभी तो देश के आम लोग ईवीएम के खिलाफ में हैं। लेकिन विपक्षी पार्टी वोट चोरी की बात करती, ईवीएम की नहीं तो करती। वोट चोर गद्दी छोड़ राहुल गांधी बोल रहे हैं, तो ईवीएम रहेगा तो वोट चोर गद्दी कैसे छोड़ेगा? ईवीएम हटेगा तब तो वोट चोर गद्दी छोड़ेगा। लेकिन वो ईवीएम हटाने की बात नहीं वो करते। ईवीएम हटाने की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं, हो सकता है उनका कोई इंटरनली समझौता हो, क्योंकि ईवीएम तो कांग्रेस ने ही लाई। और बीजेपी वाले उनके ऊपर आरोप लगाते थे कि उन्होंने चुनाव जीता, तो अभी हो सकता है कि कांग्रेस वाले इस प्रयास में हो कि बीजेपी वालों के ऊपर दबाव बना करके ईवीएम का उपयोग उनको करने का मौका मिल जाए, तो इसलिए वो ईवीएम को मुद्दा नहीं उठा रहे होंगे। लेकिन इस देश के तमाम मूल्यवासी बहुजनों को ईवीएम का मुद्दा उठाना चाहिए, क्योंकि ईवीएम आज की तारीख में एक बहुत बड़ी समस्या है। फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट जो 3 मुद्दा है इलेक्शन कराने का, उसमें जो ट्रांसपेरेंट का मुद्दा है वो ईवीएम में है ही नहीं। पारदर्शिता है नहीं ईवीएम में, तो बिना पारदर्शिता के चुनाव हो रहा है। कोई सवाल? सर, अभी जैसे 2028 और 2030 व्यवस्था परिवर्तन का है मामला, और माननीय वामन मेश्राम के द्वारा लगातार से ईवीएम की लड़ाई लड़ा जा रहा है, तो सर यहाँ पे किस टाइप का देख रहे हैं कि देश में जैसी तैयारी होनी चाहिए ईवीएम को हटाने की, व्यवस्था परिवर्तन करने की, उसका किस टाइप का मापदंड आप आंक रहे हैं सर? पूरे देश में हम लोग चलो बूथ की ओर अभियान चला रहे हैं तमाम संगठनों के द्वारा। तो हर बूथ पर हम लोग कमेटियां बना रहे हैं। पूरे भारत के 15 लाख बूथों पर हम लोग कमेटियां बना रहे हैं, और 15 लाख बूथों पर जब ये कमेटियां बन जाएंगी तो एक साथ ऑल इंडिया में 15 लाख बूथों पर ईवीएम उठा करके पटक दी जाएगी, तोड़ दी जाएगी। अगर चुनाव आयोग हम लोगों की बात नहीं मानेगा तो ऐसा भी किया जा सकता है, और अगर ऐसा होगा तो ईवीएम का काम खत्म हो जाएगा। सर, ST SC OBC के बीच में जो सामाजिक ध्रुवीकरण का जो एक संकल्पना है सर, तो आप लोग इसके परिणामों को किस टाइप का अभी के समय में 2025 में देख पा रहे हैं? SC ST OBC का ध्रुवीकरण हुआ, इसलिए तो मोहन भागवत को मुसलमानों से मिलने के लिए जाना पड़ रहा है। आप संकल्पना को समझिए, वो स्थापित हो रही रूट लेवल पे, इसलिए मोहन भागवत को कहना पड़ रहा है कि हम जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है, करना नहीं है। लेकिन ये जो इकट्ठा लोग आ रहे हैं वैचारिक रूप से, तो इसको रोकना है। लोगों को लगे कि अब हमारी समस्याओं का समाधान तो भागवत ही करने के लिए तैयार है, तो हमें आंदोलन करने की क्या जरूरत है। तो इसका बहुत बड़े पैमाने पर असर हो रहा है, और जैसे जैसे ये नीचे लेवल तक जाएगा, अभी ये जिला तहसील ब्लॉक लेवल तक है, जैसे ही ग्राम पंचायत और गांव और बूथ लेवल तक ये जाएगा ये आंदोलन, वैसे वैसे इस देश में देखिए 3 ताकत है। एक ताकत बीजेपी है, एक ताकत कांग्रेस है, और एक तीसरी ताकत इस देश में। बीजेपी ब्राह्मणों की है, कांग्रेस ब्राह्मणों की है, और तीसरी ताकत हम लोग हैं, वामसेव, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा और इससे जुड़े तमाम संगठन। तो जो तीसरी ताकत है, इससे ब्राह्मण डरे हुए हैं, इसलिए मीडिया इसको दिखाती नहीं है। लेकिन ये तीसरी ताकत आज देश की बहुत मजबूत ताकत बन गई है, और आने वाले समय में जैसे ये आंदोलन रूट लेवल पर जाएगा, तो ये जो 2 ताकत है बीजेपी और कांग्रेस, इसको पीछे छोड़कर ये भारत में पहले नंबर की ताकत 2029 तक बन जाएगी, और देश में बहुत बड़ा जन आंदोलन निर्माण हो जाएगा, और इस देश में जो तमाम OBC SC ST माइनॉरिटी के लोग हैं वो आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन सर, राहुल गांधी अपने आप को बहुजनों का नेता बोलते हैं। राहुल गांधी बहुजनों के नेता नहीं बन सकते हैं, बहुजनों की बात कर सकते हैं। वो खुद को बहुजनों का नेता होना और बहुजनों की बात करना, दोनों में अंतर है। बहुजनों का नेता होना और बहुजनों की बात करने में अंतर है ना। जैसे मान लो राहुल गांधी कहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ तो दे दिया हो, दे दिया क्या?
नहीं। कर्नाटक में दे दिया। तो जब नहीं दिया तो ये बात प्रमाणित हो गई कि ईमानदारी नहीं है, केवल कह के वोट लेना है। वोट ये कहा क्यों जा रहा है? ताकि हम लोग प्रचार कर रहे हैं ना, हम लोग प्रचार कर रहे हैं तो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ ना जुड़े, हमारा साथ छोड़कर राहुल गांधी के साथ जाए, इसलिए राहुल गांधी ने मोदी से सबक सीख लिया। मोदी ने कहा था हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में चलेंगे, किसानों की इनकम 2 गुना हो जाएगी, 2 करोड़ नौकरियां हर साल मिलेगी, सबके खाते में 15-15 लाख आएंगे। कुछ भी नहीं किया। हवाई चप्पल वाले तो चप्पल इतना बार उसको टाका लगवाते हैं कि जब तक उसका टुकड़े नहीं हो जाता है तब तक टाका लगता रहता है। तो हवाई जहाज में जाने का तो मामला ही नहीं है। तो राहुल ने मोदी से सीख लिया कि जब मोदी लंबी फेंक करके प्रधानमंत्री बन सकता है तीसरी बार भी, तो हम भी फेंक के ही बन जाए। तो इसलिए बहुजनों की बात फेंक रहा है, करने का कोई मामला नहीं है। परिचय बताइए सर, हम परिचय बताइए। चौधरी विकास पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग। सर एक आखिरी सवाल है सर, अभी जैसे सामाजिक संगठन लाखों की संख्या में बटे हुए हैं और जो अपने ही जो समाज के लोग हैं वो समाज को बरगलाने का काम कर रहे हैं सर, तो ये व्यापक तरीके से चल रहा है पूरे देश भर में लाखों की संगठन में। संगठनों की गिनती है, संगठनों को पूछो कितने जिले में संगठन है, कितने तहसील में है, कितने गांव में है, कितने है। जब नहीं है तो गिनती में क्यों आप जोड़ रहे हो संगठन है? संगठन आज की तारीख में वामसेर, भारत मुक्ति मोर्चा और इससे जुड़े संगठन है जो राष्ट्रीय लेवल पर काम कर रहे हैं। काशीराम साहब कहते थे नेताओं को इकट्ठा करने में समय मत बर्बाद करो, समाज को इकट्ठा करने का काम करो। हमें ज्यादा ताकत समाज को इकट्ठा करने में लगाना चाहिए। अगर नेता इकट्ठा होते हैं तो उनको भी इकट्ठा होने में हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन हम अपनी ताकत समाज को इकट्ठा करने में लगा रहे हैं। अगर लोग इकट्ठा होना चाहते तो हम भी चाहते इकट्ठा होना ईमानदारी से, और इकट्ठा होकर लड़ा जा सकता है। लेकिन अपनी ताकत, काशीराम साहब कहते थे समाज को इकट्ठा करने में लगाओ। समाज आपके साथ रहेगा तो नेता भी आपके साथ आ जाएंगे, और समाज ही नहीं रहेगा तो नेता भी नहीं आएगा आपके साथ। जी धन्यवाद।